Good morning, class 4th. Welcome all to your social studies classes, which is your SST classes. ठीक है बच्चों, क्लास 4th हम लोग चैप्टर नंबर 22 पढ़ रहे हैं ना, और लेसन नंबर 22 में हमने एक क्लास पढ़ लिया है जिसमें हम लोगों ने पहली बात तो हम लोग चैप्टर नंबर 22 में किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, अबाउट आवर राइट्स एंड ड्यूटीज़। ठीक है, जो हमें अधिकार मिला है हमारे देश में एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और हमारे पास जो हमारे कर्तव्य हैं जो हमें जिनको हम हिंदी में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। चलो, तो अब हमने इसमें क्या पढ़ा था कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी हमारे देश को, फिर संविधान को बनाने के लिए किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होता है। ठीक है, हमने बहुत सारे डेट्स देखे थे कि कब संविधान बन के तैयार होता है, कब पूरी तरीके से हमारे देश में लागू होता है। 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, 26 नवंबर 1949 को पूरी तरीके से संविधान बन के तैयार हो जाता है। हमारे संविधान को बनने में लगभग 3 साल का समय लगता है, जो कि कितना है एग्जैक्टली मैंने बताया था आप लोगों को, 2 years 11 months and 18 days। तो ये सब हमने सारी चीज़ें पढ़ ली थी जब जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। हम लोगों ने प्रियम्बल के बारे में भी पढ़ा था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलो, अब आज हम लोग पढ़ेंगे आवर गोल्स, विच इज ऑन पेज नंबर 146। So everyone should open the book and come to page number 146. We are going to study our goals today. अच्छा, गोल्स का मतलब क्या होता है? गोल्स का मतलब होता है टारगेट। क्या मतलब होता है? गोल्स का मतलब होता है टारगेट। टारगेट का मतलब क्या होता है? लक्ष्य। ठीक है ना, लक्ष्य मतलब हमें जो काम करना है जिस पर हमारा दिमाग केंद्रित है। ठीक है, तो हमारा जो एम है, एम्बिशन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोल बोलते हैं या फिर टारगेट बोलते हैं। क्या हमारा लक्ष्य, इसके बारे में क्या लिखा है भाई यहाँ पे? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड डाउन 3 नेशनल गोल्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो गोल्स हैं, जो एम्बिशन है, जो टारगेट दिया गया है हमारे देश के लिए, वो क्या है? 3 तरीके के हैं। पहला क्या है? अबाउट डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में हमने आप लोगों को क्या बताया था? व्हाट इज डेमोक्रेसी? अ डेमोक्रेटिक नेशन इज वन इन विच सिटीजन ऑफ द नेशन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री वो कंट्री होती है जिसमें हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं। देखते हैं ना, जब चुनाव होता है, जब इलेक्शंस होते हैं, तो हम जाकर के वोट कास्ट करते हैं कि हम इस व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ठीक है ना, इस पार्टी के सदस्य को हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम अपने देश की सरकार को खुद बनाते हैं, इसीलिए हमारा देश क्या है? वी आर द नेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक टाइप। चलो, तो डेमोक्रेसी में क्या लिखा है? इट मीन्स रूल ऑफ द पीपल। ठीक है, हम ही लोग रूल कर रहे हैं क्योंकि हमने अपना नेता खुद चुना है। बाय द पीपल, किसके लिए रूल कर रहे हैं? हम अपने ही लिए रूल कर रहे हैं। ठीक है, हमने बताया था आप लोगों को डेमोक्रेसी में क्या होता है? गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, हमने आपको बताया था, अंडरलाइन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज 18 years old और above कैन वोट टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं जो कि 18 years के हो चुके हैं, वो 18 years above हैं। ठीक है, या तो 18 years का हो और या तो 18 years से बड़ा हो। ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो इंडिविजुअल बीइंग क्या करेगा? जब इलेक्शंस होंगे, जब चुनाव होगा, तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे कि हम किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, और फिर जिस भी पार्टी को जिताएंगे, जिस भी पार्टी को ज़्यादा वोट्स मिलेंगे, उसी पार्टी का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, PM बनेंगे, और फिर वो हमारे देश पर हमारे देश को रेगुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है डेमोक्रेसी। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारा देश है भारत जो है, ये पूरे विश्व में लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन है। डेमोक्रेटिक मतलब हम लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं, सिटीजन्स खुद अपनी सरकार चुनती है। ठीक है, इंडिया जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दिस इज अ गुड GK।
चलो सेकेंड काइंड हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सोशलिज्म। अब सोशलिज्म में क्या है, सोशलिज्म में क्या बच्चों, इट मीन्स इक्वल राइट्स फॉर ऑल द पीपल ऑफ आवर नेशन। तो सोशलिज्म आप लोग इक्वालिटी से कोरिलेट कर सकते हो। इक्वालिटी के बारे में हमने आप लोगों को बताया था कि इक्वालिटी मतलब हमको हमारे देश में हर एक सिटीजन को, हर एक नागरिक को बराबर का अधिकार मिला हुआ है, तो उसी को हम लोग सोशलिज्म भी बोलेंगे। देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति गरीब है या फिर कोई व्यक्ति अमीर है तो उनके बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव हमारे देश में नहीं है। ठीक है, हमारी जो जुडिशियल है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेटिव है, उनके बीच में कोई भी भेदभाव नहीं रहने देगी। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ। ठीक है, तो हमारे जो लॉ है, जो हमारा कानून है, उसके अंडर में सभी के सब इक्वल है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, जो आप लोग हाई कोर्ट वगैरह में तो आप लोग कभी गए नहीं होंगे, लेकिन आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा कि जैसे जहाँ पर जज बैठे रहते हैं और जहाँ पे सुनवाई होती है केस की, तो वहाँ पे एक लेडी का स्टैचू रहता है ना, ऐसी लेडी रहती है और हाथ में उसका क्या रहता है, तलवार रहता है, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी रहती है और एक हाथ में तराजू रहता है। एक हाथ में तराजू रहता है, एक हाथ में तलवार और आंखों पे पट्टी बंधी रहती है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो न्याय है वो लेडी न्याय का शीर्षक है। न्याय वो हमें ये जस्टिस हमें बताती है, वो हमें ये बताती है कि हमारे आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, हमारे सामने चाहे प्रधानमंत्री आ जाए, चाहे कोई गरीब व्यक्ति आ जाए, ठीक है, दोनों ही हमारे सामने बराबर है। ठीक है, कि अगर कोई प्रेसिडेंट है यहाँ पे तो वो हमारे लिए ऊंचा नहीं हो जाएगा, वो एक इक्वल सिटीजनशिप उसकी है जैसा कि एक आम नागरिक की होती है। अगर वो गलती करेगा तो हम उसको भी स्वॉर्ड से मार देंगे, है ना, उसको भी हम सजा देंगे। और अगर आम नागरिक अगर करता है या फिर प्रेसिडेंट करता है तो हम उसको भी स्वॉर्ड से मार देंगे। तो उस मूर्ति का यही थीम होता है, यही टीचिंग होती है, यही लेसन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे देश में सभी बराबर है। और तराजू क्यों लिया होता है हाथ में? तराजू मतलब किसका पलड़ा भारी है। किसका पलड़ा भारी होने का मतलब कि कौन सही है। जो सही होगा वो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, जो नीचे गलत है वो नीचे रह जाएगा। तो इस तरीके से ये लेसन होता है वहाँ पे, जो ये स्टैचू हमें दिखाई पड़ता है। चलो बात जाओ सेक्युलरिज्म में। सेक्युलरिज्म में हमने आप लोगों को बताया है, फर्स्ट पार्ट में अच्छे से बताया है। सेक्युलरिज्म मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम हर धर्म के लोगों को भी बराबर का अधिकार दें। हम किसी के धर्म में कोई भी हर्डल ना क्रिएट करें, कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी बाधा ना क्रिएट करें कि आप अगर हिंदू हो तो आप जाकर के मुस्लिम बन जाओ, है ना, आप मुस्लिम हो तो आप क्रिश्चियन बन जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करते। हमारे देश में सबको अधिकार है। अगर आप हिंदू हो, हिंदुइज्म फॉलो करते हो तो आपको जिसकी पूजा करना है आप करो। आप मुस्लिम हो, आपको इस्लाम फॉलो करना है तो आप वो करो, है ना। आप क्रिश्चियन हो तो आप क्रिश्चियनिटी फॉलो करो। आप जैन हो तो आप जैनिज्म फॉलो करो। आप बुद्ध हो तो आप बुद्ध को मानते हो तो आप बुद्धिज्म फॉलो करो। ठीक है, आप सिख हो तो आप सिखिज्म फॉलो करो। इस तरीके से हमारा क्या लिखा है यहाँ पे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट एवरीवन इज फ्री टू फॉलो देयर ओन रिलीजन। अपने धर्म को फॉलो करने के लिए हमारे देश में सभी लोगों को छूट प्राप्त है। नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो कोई भी भेदभाव जो कि धर्म के आधार पर होता है वो हमारे देश में नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा गोल। अब आवर गोल्स में क्या था, टारगेट है हमारे देश में यही टारगेट है। और किसका टारगेट है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो हमारा संविधान है उनमें इन तीनों चीज़ों का ये जो तीनों चीज़ों आपने पढ़ी इनका उल्लेख है, उनका वर्णन है। चलो अब आ जाओ फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? मौलिक अधिकार।
फंडामेंटल मतलब होता है बच्चों बेसिक, है ना। हम लोग कहते हैं किसी भी चीज का बेसिक जो पार्ट होता है दैट इज फंडामेंटल। और राइट्स मतलब अधिकार, अपना हक। चलो, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड डाउन 7 फंडामेंटल राइट्स फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, 7 बता रहे हैं। तो हमारे देश में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 7 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो आपको याद करना पड़ेगा ये, ठीक है, कि 7 फंडामेंटल राइट्स हमारे देश में एक आम नागरिक को मिलते हैं। अब ये कौन कौन से अधिकार हैं हम लोग इसको विधिवत पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो 7 फंडामेंटल राइट्स में क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड डाउन 7 फंडामेंटल राइट्स फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। पहला है राइट टू इक्वालिटी। फर्स्ट वन, ये सब चीजें वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ओके। राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी मतलब हमने आप लोगों को क्या बताया? बराबरी का अधिकार। तो सबको बराबरी का अधिकार है यहाँ पर, किसी के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, ठीक है। ऑल इंडियंस आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक है। अगर आप ब्राह्मण हो, आप शूद्र हो, तो आपके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। रिलीजन, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, तो भी आपके बीच में कोई भेदभाव नहीं है। सेक्स, आप महिला हो, आप पुरुष हो, तो भी कोई भेदभाव नहीं है। और रीजन, आप उड़ीसा में रहते हो, आप महाराष्ट्र में रहते हो, आप पंजाब में रहते हो, आप यूपी में हो, आप एमपी में हो, कोई भी भेदभाव इनके बीच में नहीं है, क्योंकि हम सब लोग मिलकर के एक भारत के नागरिक हैं। चलो, सेकेंड हो गया राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम में क्या है? फ्रीडम मतलब क्या होता है? फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता। तो हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। किस प्रकार का स्वतंत्रता का अधिकार? एवरी इंडियन इज फ्री टू एक्सप्रेस हिज हर थॉट्स एंड आइडियाज। हर एक नागरिक को हमारे पास बराबर का अधिकार है कि हमारे मन में जो भी है हम उसको एक्सप्रेस कर सकें। हमारे पास अगर कोई आइडियाज़ हैं तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकें। ऐसा नहीं है कि हमारे पर दबाव है कि आप नहीं बोल सकते हो, आप चुप रहो, जो हो रहा है होने दो, ठीक है। आप उठ सकते हो, आप बोल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत रोजाना बेसिस पे आप लोग एग्जाम्पल्स भी इस चीज़ के देखते होंगे। चलो, अब आ जाओ राइट टू चूज वंस रिलीजन। तो इसके बारे में भी हमने आप लोगों को बताया, ठीक है। राइट टू चूज वंस रिलीजन। वंस रिलीजन का मतलब क्या होता है? धर्म, ठीक है। तो धर्म के बेसिस पर भी हमें कौन सा अधिकार है कि अगर हम किसी भी धर्म को माने, हमें हमारे देश में किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति से हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पे? एवरी इंडियन इज फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन ही शी वांट्स, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और क्या हो गया? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अच्छा, एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है? किसी को भी बुरी तरीके से बर्बाद कर देना। बुरी तरीके से बर्बाद करने मतलब किसी को भी जबरदस्ती में प्रताड़ित करना। तो उसके अगेंस्ट अगर आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है तो उसके अगेंस्ट आप बोल सकते हो, है ना। किसी भी चीज़ को नॉर्मली बर्दाश्त नहीं करना है, अत्याचार नहीं बर्दाश्त करना है। तो ये क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या है? नो इंडियन सिटीजन कैन बी फोर्स्ड टू डू एनीथिंग अगेंस्ट हिज विश। कि अगर कोई इंडियन सिटीजन को अगर ये काम नहीं करना है तो उससे जबरदस्ती कोई, हमारे देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसको जबरदस्ती करने को कहे। लाइक अगर किसी व्यक्ति को हिंदुइज्म फॉलो करना है, अगर उसको मुस्लिम नहीं बनना है तो उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं हम कि आप मुस्लिम बनो, ठीक है। ऑटोक्रेसी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है? डेमोक्रेसी है। तो ये हो गया आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये हो गया फोर्थ काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट। अच्छा, फिफ्थ में क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। फिफ्थ में क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स।
एजुकेशन मतलब होता है पढ़ाई। तो हम लोग सबकी अलग अलग सभ्यता है ना, जैसे कि हमारे स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में आप चले जाओगे तो अलग अलग तरीके के खाना आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं नॉर्थ इंडियंस, तो अगर आप साउथ में जाओगे तो वहाँ पे चावल लोग ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। उस तरीके से गुजरात में आप जाओगे तो वहाँ पे ढोकला वगैरह बहुत ज़्यादा खाया जाता है, ठीक है। साउथ इंडियंस आपका डोसा और ये सब चीज़ें जो है, इडली वगैरह, ये सब ज़्यादा खाते हैं, ठीक है ना। पंजाब में आप चले जाओगे तो साग हो गया और जो आपकी मक्के की रोटी वगैरह है वो सब ज़्यादा लोग खाते हैं। तो हमारे देश में क्या है, अलग अलग खाना है, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग परिधान है, अलग अलग तरीके के कपड़े लोग पहनते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग वो लोग फेस्टिवल्स भी मनाते हैं, है ना। हम लोगों ने फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा था, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स के बारे में, कि कैसे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग समय पर मनाया जाता है, ठीक है। अलग अलग वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि राइट, जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, पीपल हैव द राइट टू प्रिजर्व देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है। अगर आप असम में जा रहे हो और वहाँ के लोग असामीज़ बोलते हैं तो आप जाकर के असामीज़ से ये नहीं बोलोगे, असामीज़ पर्सन अगर जाते हो तो उनको आप ये नहीं बोलोगे कि आप दूसरी लैंग्वेज बोलो, आप इंग्लिश सीखो, हम आपको नहीं रहने देंगे, आप अपनी यहाँ की लोकल लैंग्वेज यूज़ करते हो, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब आ जाओ सिक्स्थ काइंड ऑफ क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या है सिक्स्थ काइंड ऑफ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ये कौन से तरीके का राइट है, ये कौन से तरीके का अधिकार है, इसके बारे में जानो। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में क्या लिखा है, इफ अ सिटीजन फील्स दैट एनी ऑफ हिज हर fundamental rights are being violated by anybody, she has the right to ask for justice in the court of law, ठीक है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी हमारे देश में किसी भी सिटीजन को ये समझ में आता है कि भाई हमारी जो राइट्स हैं, जो हमारे अधिकार हैं, वो कोई दूसरा हमारे देश में ही हमसे छीन रहा है, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, हम उसके खिलाफ न्याय की अर्जी दायर कर सकते हैं कि हमें न्याय चाहिए, हमारे मौलिक अधिकारों का, ये व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, हमारे मौलिक अधिकारों को ये हमसे छीन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अच्छा, अब हो गया आपका लास्ट वाला सेवेंथ कौन सा है, राइट टू एजुकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, ये न्यूली एडेड राइट है, न्यूली एडेड कॉन्स्टिट्यूशन में राइट जोड़ा गया था, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में क्या होता है, एजुकेशन मतलब आपको पता है बच्चों, एजुकेशन मतलब पढ़ना। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए न्यूली एडेड मैंने बोला ना, न्यूली एडेड मतलब जो अभी हाल ही में हमारे संविधान में जोड़ा गया। अच्छा, एक बात हम आपको और बता दें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन करके तैयार हो गया था, ठीक है, आपने पढ़ा 26 जनवरी को 1950 में पूरी तरीके से हमारे देश में लागू भी हो गया। लेकिन समय समय पर हमारे संविधान में बदलाव आते रहते हैं, है ना। और वो बदलाव क्यों आते हैं, क्योंकि हमें जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, हम उसको फेस करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके खिलाफ कुछ हमें डालना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए, नहीं तो लोगों का क्या होगा, लोगों का शोषण होगा, लोग अच्छे से नहीं रह पाएंगे हमारे देश में। तो इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम क्या किया जाता है, चेंजेस भी लाया जा सकता है। तो राइट टू एजुकेशन न्यूली एडेड राइट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब बना था उस टाइम पे ये नहीं था। ये कब ऐड किया गया, अंडरलाइन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2001 को ये क्या लीजिए 2010, 1 अप्रैल 2010 को इंडिया पास्ड हिस्टोरिक लॉ for making education a fundamental right for children in the 6 to 14 age group। ये आप लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग भी बच्चे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके देश में आपको पढ़ने का अधिकार है, और स्पेशली उन बच्चों को जिनकी एज ग्रुप क्या है 6 to 14 ईयर्स। 6 to 14 ईयर्स मतलब 6 साल से ऊपर के बच्चे को, और 14 साल से नीचे मतलब 6 से 14 वर्ष तक आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है,
और अपने फ्यूचर को बनाने के लिए आपको पढ़ाई में ही ध्यान देना है। तो ये आपका मौलिक अधिकार है, आपका पढ़ना जो है आपका अधिकार है, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है। द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन शैल डायरेक्टली बेनिफिट चिल्ड्रन हु डू नॉट गो टू स्कूल एट प्रेजेंट। तो आप लोग तो बेटा शहर में रहते हो, आप लोग को तो अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा दिया आपके मॉम डैड ने, ठीक है, आप आते हो, आप पढ़ते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है रिगार्डिंग एजुकेशन, बस आपको पढ़ना है, आपको ये दिक्कत नहीं है कि हमारा एडमिशन नहीं हुआ है कि हम कहाँ पढ़ेंगे। लेकिन गांव के बच्चे होते हैं, उनके साथ क्या होता है, उनके माँ बाप बचपन में ही काम में लगा देते हैं, लड़कियों को घर के काम में लगा देते हैं, लड़कों को खेत वगैरह में लगा देते हैं, है ना, दुकान पर बैठा देते हैं, कुछ काम करने के लिए कह देते हैं, तो उनको पढ़ने का मौका ही नहीं दिया जाता है। ठीक है। तो इसलिए हमारी सरकार ने ये कदम उठाया और 1 अप्रैल 2010 को एक ऐतिहासिक लॉ पास किया और उस ऐतिहासिक कानून में क्या किया गया कि राइट टू